नमस्कार दोस्तों, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कीजिए और नहीं है तो नो कमेंट कीजिए और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ई श्रम कार्ड पे 3000 रुपया कैसे मिलेगा और बिहार में चुनाव से पहले ई श्रम कार्ड पे कौन कौन से नए लाभ मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, हमारे देश की आबादी अब लगभग 150 करोड़ पहुंच चुकी है और इनमें से लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि ड्राइवर, सिलाई का काम, रिक्शा चलाने वाला, बढ़ाई का काम करने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला खींचने वाला और बहुत सारे लोग। इन मजदूरों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सबके नाम गिनाना मुश्किल है। इसलिए भारत सरकार ने एक खास योजना शुरू की थी और उसी योजना के तहत लाखों करोड़ों लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया। अब मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर, हमने तो ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। आपने भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों के खाते में सरकार ने 500 प्रति माह के हिसाब से पैसे भेजे थे। 2 महीने में लगभग 1000 की राशि भी आई थी। इससे लोगों को उम्मीद बंधी कि शायद हर महीने 500 पेंशन जैसी मदद मिलेगी। खासकर यूपी, बिहार और बंगाल के लोगों को ये आस लग गई थी। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि असल में ई श्रम कार्ड के पेंशन जैसी सुविधा मिलेगी या नहीं, इसका भविष्य क्या है, इसका भविष्य में क्या काम है, इसमें फ़ायदे होंगे या नुकसान, और यह कार्ड क्यों इतना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अब तक नहीं बनवाया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है इसे बनवाने का। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरकार ने ई श्रम कार्ड क्यों शुरू किया था। दरअसल इसका मकसद सिर्फ 500 रुपया पेंशन देना नहीं था। सोचिए, अगर हर महीने केवल 500 रुपया मिल भी जाए तो उससे किसी का ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। सरकार का असली इरादा यह था कि देश के असंगठित मजदूरों को एक पहचान मिले और किसी आपदा या संकट की घड़ी में उन्हें सीधे मदद पहुंचाई जा सके। जैसे आपने देखा, कोविड लॉकडाउन के समय लाखों लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई थी। ऐसी स्थिति में अगर फिर से कोई आपदा आती है, चाहे लॉकडाउन जैसी स्थिति हो, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक विपदा हो या कोई राष्ट्रीय आपात स्थिति, तो सरकार उन लोगों की सीधा मदद कर पाए। कई श्रम कार्ड बना हुआ है। इस कार्ड के जरिए यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति असंगठित मजदूर है, तब सरकार एक मुश्त 5000 या 10,000 तक की सहायता सीधे उनके खाते में भेज सकती है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट लिंक किए यह कार्ड बनता ही नहीं। इसलिए अगर आपने इसे बनवाया है तो आपको समझना होगा कि सरकार हर महीने पेंशन देने का वादा नहीं कर रही, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत में सामूहिक तौर पर मदद पहुंचाने का भरोसा दे रही है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा है पहचान। ये कार्ड आपके लिए एक आधिकारिक ID की तरह काम करता है। मान लीजिए आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या बंगाल से हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते हैं, तो इस कार्ड से साबित होगा कि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। चाहे अपने ज़िले में काम कर रहे हो, किसी और राज्य में या देश के किसी भी कोने में, यह कार्ड आपकी पहचान बनकर काम करेगा। दोस्तों, आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब आप अपने गाँव या राज्य से बाहर काम करने जाते हैं तो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं, आप क्या काम करते हो। उस वक्त आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है जिससे साबित कर सके कि आप किस पेशे से जुड़े हैं। असंगठित मजदूर के पास न तो कोई सर्टिफिकेट होता है और न ही किसी स्किल का डिप्लोमा या डिग्री। यही वजह है कि बाहर जाकर काम ढूंढते लोगों की नज़र में शक पैदा होता है। मान लीजिए आप बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। वहाँ जब कोई कंपनी मालिक, कंस्ट्रक्शन साइट का ठेकेदार या कोई छोटा व्यापारी आपको काम पर रखना चाहता है तो उनके मन में यही सवाल उठता है कि आदमी कौन है, सच में काम जानता है या नहीं। ऐसे में पहले केवल आधार कार्ड मांगा जाता था जो बस पहचान पत्र का काम करता था,
लेकिन आपके हुनर या काम की कोई जानकारी नहीं देता था। अब ई श्रम कार्ड इस कमी को पूरा करता है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप उसे दिखाते हैं तो उससे आपका पूरा डाटा दर्ज रहता है। यह साफ साफ साबित करता है कि आप कौन सा काम करते हैं और किस काम में दक्ष हैं। कि यह कार्ड आपके आधार, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, इसलिए एक प्रूफ की तरह काम करता है। इससे आपको काम ढूंढने में आसानी होगी और कोई भी आपको शक की नज़र से नहीं देखेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि सरकार के पास अब एक ठोस डाटाबेस मौजूद होगा। इसमें दर्ज मजदूर ही असली असंगठित मजदूर माने जाएंगे और वही योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। पहले क्या होता था कि जब भी सरकार कोई राहत योजना या स्कीम लाती थी तो अमीर और संपन्न लोग भी फ़ायदा उठा लेते थे। जिनके पास पहले से ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला था वो भी लाभ लेने पहुंच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केवल वही लोग मदद पा सकेंगे जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा और जो सरकार की सूची में रजिस्टर्ड होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कार्ड बनवा लिया लेकिन अभी तक कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिला। दरअसल इसका कारण यह है कि देश के लगभग 48 करोड़ असंगठित मजदूर में से फिलहाल केवल 25 करोड़ लोगों ने ही ई श्रम कार्ड बनवाया है, यानी आधे से भी कम लोगों ने पंजीकरण किया है। जब तक ज़्यादा लोग इसे नहीं बनवाते सरकार के पास पूरी तस्वीर नहीं बन पाएगी। लेकिन सोचिए, जिस दिन 30 से 40 करोड़ लोग रजिस्टर हो जाएंगे, सरकार के पास इतना बड़ा डेटा होगा कि वे खास मजदूरों के लिए नई योजनाएं और स्कीम निकाल सकती है। यानी भविष्य में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए ई श्रम कार्ड बनवाना बेहद ज़रूरी है। इसे आप ऐसे समझिए कि आयुष्मान कार्ड बना था। उस कार्ड से हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। उसी तरह ई श्रम कार्ड भी मजदूरों के लिए पहचान और सुरक्षा की गारंटी है। दोस्तों, आपने आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। यह कार्ड रखने वाले लोगों को इलाज सरकार के खर्चे पर किया जाता है। साल में एक बार अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है या कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है तो 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। लेकिन अगर पूरे साल किसी को कोई बीमारी नहीं हुई तो उस साल कार्ड का लाभ यूँ ही ख़त्म हो जाता है और फिर अगले साल की इसकी वैलिडिटी दोबारा शुरू होती है। यानी सरकार तभी मदद करती है जब सच में ज़रूरत पड़ती है, बाकी समय नहीं। ठीक उसी तरह ई श्रम कार्ड भी आपके लिए एक तरह की सुरक्षा गारंटी है। इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में केवल फ़ायदा ही मिलेगा। जब कोई आपदा या विपत्ति आती है और मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो सरकार इन्हीं कार्ड धारकों को मदद पहुंचाती है। आपको खुद से कहीं भाग दौड़ नहीं करनी होगी, ना ही बार बार आवेदन करना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर सभी को सहायता पहुंचा देती है। आज की तारीख में करीब 25 करोड़ लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने यह कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए यह ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करके इसे बनवा लें। इसके लिए दस्तावेज भी बहुत साधारण है, आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर। हालांकि कई बार खुद से आवेदन करना मुश्किल लगता है, इसलिए सबसे आसान तरीका है नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर, जन सुविधा केंद्र या किसी साइबर कैफ़े में जाकर आवेदन करना। वहां पर आप आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर देंगे तो उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और एक रसीद दे दी जाएगी। बाद में आपको ई श्रम कार्ड प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसमें आपको यह बताना होता है कि आप कौन सा काम करते हैं। इतना आसान प्रोसेस है कि कोई भी व्यक्ति इसे कहीं से भी बनवा सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि किसे किसे कार्ड मिलेगा और कौन कौन इसके दायरे में आता है, असल में यह कार्ड मजदूरों की पहचान और सुरक्षा दोनों है। सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर का डेटा उसके पास हो। जब यह डेटा पूरी तरह तैयार हो जाएगा और करोड़ों लोग इसमें जुड़ जाएंगे, तब सरकार बड़े स्तर पर नई योजनाओं और स्कीमें ला सकती है। वैसे अब भी आपको ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहा होंगे, क्योंकि यह योजना दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको इसका लाभ साफ दिखाई देगा। इसलिए अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो परेशान ना हो, धैर्य रखें। सरकार ने इसे खास वजह से लॉन्च किया है और भविष्य में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ई श्रम कार्ड को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। अगर आपने अब तक चैनल सरकारी योजना केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए
क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय समय पर लाता रहूँगा। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे वह कानून से जुड़ा हो, बैंकिंग से जुड़ा हो, पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी योजना से संबंधित हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों पर मैं विस्तार से नया वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।